आप देख रहे हैं सीबीसी आवाज पर फायदेमंद फंड्स और आज हम बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में। मेरे साथ है मितुल कलावादिया जो दरअसल इस फंड को मैनेज करते हैं, आईसीआईसीआई प्रू की सीनियर फंड मैनेजर हैं। तो ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे ऑयल एंड गैस में एक्सपोजर की, पावर में एक्सपोजर की, टेक्नोलॉजी के एक्सपोजर की। अब सेक्टर्स के आगे दो तीन बेसिक सवाल हैं जो निवेशकों के मन में आते हैं। नॉर्मली जब भी हम एक हाई यील्डिंग डिविडेंड शेयर लेते हैं तो उस पर जो टैक्स होता है आपकी हाई डिविडेंड इनकम पर, वो आपके स्लैब के हिसाब से लगता है। जब कोई इस तरह का फंड लेता है, खरीदता है, तो उसमें टैक्सेशन का हाल क्या रहेगा? मितुल, अगर इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें, क्या उतना ही टैक्स इस पर देना पड़ेगा जो नॉर्मली हाई डिविडेंड यील्ड कंपनियों में पैसे लगाकर डायरेक्टली स्टॉक खरीद कर होता है, या फिर नॉर्मल जो म्यूचुअल फंड्स पे टैक्सेशन होता है वो लागू होता है? जी, डिविडेंड्स के बारे में बात करें तो ऐसा होता है कि डिविडेंड स्लैब के हिसाब से लगाया जाता है। जो इन्वेस्टर्स लोअर टैक्स ब्रैकेट और स्लैब में है उनको डिविडेंड्स पे कम टैक्स लगता है डायरेक्ट, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। और अगर आप म्यूचुअल फंड के डिविडेंड प्लान्स में भी इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे भी वही तरीके से टैक्स लगेगा आपको। बट क्या होता है कि म्यूचुअल फंड को, जब म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं इन कंपनियों में, म्यूचुअल फंड्स को टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर है। वहां पे जो ओनर्स ऑफ द ट्रस्ट है उनको लगता है। तो जब भी इन्वेस्टर अपना पैसा अपने फंड से निकालेंगे तब उनको कैपिटल गेन्स के हिसाब से उनको टैक्स भरना है। अगर म्यूचुअल फंड्स ने डिविडेंड दिए हैं उन पे उनको टैक्स लगना है। पर अगर म्यूचुअल फंड को जो डिविडेंड्स आया है वो डिविडेंड हम वापस से इन्हीं शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, सो वहां पे उनको वो टैक्स नहीं लगता है अगर वो ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टेड है तो। सो वहां पे उनको टैक्स स्ट्रक्चर में कैपिटल टैक्स का रेट जो है वो काफी लोअर है कंपेयर टू अ डिविडेंड टैक्स जो हायर ब्रैकेट पे काफी ज्यादा है। ओके, पॉइंट टेकन। तो वो क्लैरिटी है कि आपको नॉर्मल जो म्यूचुअल फंड पे नॉर्मल टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वैसा ही लगेगा, अतिरिक्त टैक्स स्लैब के हिसाब से नहीं देना होगा। एक और चीज है जिसको लेकर लोगों में संकोच होता है, डिविडेंड ट्रैप। क्योंकि नॉर्मली जब स्टॉक्स खरीदते हैं कुछ लोग एक हाई डिविडेंड डील लेके स्टॉक में पैसा लग जाता है, फिर बात आती है कि स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा, अब इसको रखें या ना रखें। आप इस तरह के डिविडेंड ट्रैप्स को कैसे अवॉइड करते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है उनसे बचना एक निवेशक के लिए? जी, डिविडेंड इन्वेस्टिंग, स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग और अप्रोच में ये सबसे महत्वपूर्ण रिस्क है जिसको मिटिगेट करने के लिए कंटिन्यूस बेसिस पे इवैल्यूएट करना पड़ता है पोर्टफोलियो को। आपको हमेशा ये कंपनीज को, और हमने जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखा है कि जहां पे डिविडेंड ग्रो करते हैं या जहां पे डिविडेंड स्टेबल रहते हैं वहां पे वैल्यू ट्रैप होने के चांस कम है। वहां पे वैल्यू ट्रैप्स आपको नहीं मिलते हैं। बट जहां पे डिविडेंड वॉलेटाइल हो जाते हैं वो स्टॉक्स आपके लिए वैल्यू ट्रैप बन जाते हैं। सो आपका पहला काम है कि आप कहां पे कैसे इन ट्रैप्स को अवॉइड करेंगे। आपको बिजनेस के फंडामेंटल को समझना है कि यहाँ से इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी की जो साइकिल है वो इम्प्रूव हो रही है या वो स्टेबल रहने वाली है या नहीं। अगर वो वॉलेटाइल रहने वाली है तो इन स्टॉक्स से दूर रहे या फिर उनमें कम परसेंटेज डाला जाए। दैट इज द ये अप्रोच से आप अपना ट्रैप को बचा सकते हैं। और कंपनीज जहां पे डिविडेंड ग्रो करने का स्कोप दिखता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो कंपनीज थोड़े से यील्ड में कम होंगी बट फिर भी बेटर रहती है, क्योंकि वहां पे आपके ये ट्रैप्स अवॉइड हो जाते हैं। प्लस सेकंड जो एक एरिया होता है वो होता है कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और मैक्रो एनवायरनमेंट की वॉलेटिलिटी के कारण आने वाले सिनेरियो, जहां पे आपको अपने पोर्टफोलियो में क्विक एक्शन लेना है कि जब कोई आपका सेक्टर में कोई बहुत बड़ा मैक्रो हेडविंड चेंज हो जाता है तो आपको पहले से स्टडी करके समझ में एक कॉल लेना है कि अगर ये यहाँ से सेक्टर के लिए खराब है तो आपको वो सेक्टर में से, उन स्टॉक्स में से आपको
पहले निकलना है। अच्छा, क्योंकि आपने ये भी मेंशन किया कि कुछ कंपनियों की कभी कभी डिविडेंड यील्ड भी थोड़ी सी फीकी दिखती है। अब मैं आपका जो फंड में आपने जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं उसको एनालाइज कर रही थी, तो एक चीज है कि आपकी मल्टी कैप अप्रोच है, लार्ज कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, तो दैट इज अ फेयर बैलेंस जो इस समय शायद लोगों को जरूरी है उस पर ध्यान देना। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिनका डिविडेंड यील्ड जो है 0.05% के आसपास है, 0.08% के आसपास है, इनफैक्ट 0.5% से कम है। तो इन कंपनियों को आपने क्यों चुना? जी, इनमें से ज्यादातर तो बैंक्स थे। तो कोविड के बाद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैंक्स को डिविडेंड देने से मना किया गया था और उनको फिर उनके डिविडेंड्स उस साल नहीं थे। अब पिछले 1-2 साल से उन्होंने 1-1.5 साल से उन्होंने डिविडेंड्स देना शुरू किए हैं। उनके डिविडेंड्स कम है, बट उनका सेक्टर का ग्रोथ अप्रोच वहां पे जो हम देखते हैं, क्या था कि हमने जब पोर्टफोलियो में बिल्ड करना शुरू किया था तभी इनमें डिविडेंड्स नहीं थी, बट इनमें डिविडेंड्स आने की संभावना तभी दिख रही थी कि वापस जैसे इनका ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का ग्रोथ इंप्रूव हो जाएगा और एनपीए इश्यूज कम होने दिखेंगे तो इनके डिविडेंड्स वापस रिस्टोर किए जाएंगे। उनमें भी हम जब भी बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बैंकिंग अगर आप देखेंगे इंडेक्स का करीबन 30% वेट है, उसके सामने हमारा वेट काफी कम है अभी भी। बट हमारी जो अप्रोच बैंकिंग में भी है, हम बैंकिंग में भी उन स्टॉक्स इन्वेस्ट करते हैं जहां पे डिविडेंड यील्ड थोड़ी सी बेटर रहेगी कंपेयर टू दी अदर बैंकिंग स्टॉक्स, प्लस उनमें सेफ्टी ऑफ कैपिटल ज्यादा है। सो अप्रोच सेफ्टी ऑफ कैपिटल की पहले है वहां पे और डिविडेंड की थोड़ी सी बाद में है। एट द सेम टाइम सेक्टर काफी डाउनटर्न से जा रहा था, सो ये सेक्टर बॉटम अप पे काफी सही लग रहा था। यहाँ पे आपके एनपीए इश्यूज कम होने वाले थे, ग्रोथ पिकअप होने वाली थी और इंक्रीजिंग रेट एनवायरनमेंट में ये सेक्टर में जो हाई कासा बैंक है उनको फायदा रहता है, तो वो फायदा के वजह से हमने यहाँ पे सेक्टर का एलोकेशंस बढ़ाया है। फाइनली मित्तुल, अगर आप हमें बताएं ये जो फंड है वो किस तरह के निवेशक के लिए है? क्या एक ऐसे निवेशक के लिए जो पहली बार बाजार में उतर रहा है और फंड खरीद रहा है, या फिर उस निवेशक के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा जिसने इनफैक्ट अपनी जर्नी शुरू कर ली है लेकिन थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहता है? जी, ये उन दोनों टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए है, पर जो पहली बार बाजार में आ रहे हैं, मार्केट्स में इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारा ये मानना है कि ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए हाइब्रिड फंड्स जनरली बेटर रहते हैं। और हाइब्रिड फंड्स के बाद अगर उनको कोई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड अगर डालना है, क्योंकि आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि अगर आपका होराइजन क्या है, आप अगर आपकी एज क्या है, अगर आपकी इनकम क्या है, अगर आपका रिस्क पैरामीटर सजेस्ट करता है कि आपके पास समय जो है इन्वेस्टमेंट करके लंबी आयु तक आप कर सकते हैं, तो जनरली इक्विटी फंड्स आप ले सकते हैं। और उन इन्वेस्टर्स जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और ऐसे हैं, उनके लिए ये डिविडेंड यील्ड एक ब्लेंडेड अप्रोच टाइप है, प्लस जैसे आपने कहा कि मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप टाइप की है कि जहाँ पे हम लार्ज कैप्स भी लेते हैं, मिड कैप्स भी लेते हैं, स्मॉल कैप्स भी लेते हैं। ये आपको सारे मार्केट पार्टिसिपेशंस में हेल्प करेंगे और एट द सेम टाइम जो काफी सालों से इन्वेस्ट करते हैं और जिनको फंड्स के बारे में पूरा आइडिया है, उनके लिए एक ये अच्छा एडिशन टू द पोर्टफोलियो होगा। और ये तो एक थोड़ा सा प्योर इक्विटी फंड है, तो रिस्क इसमें रहता है, बैरोमीटर के हिसाब से रिस्क इनका हाई रहेगा कंपेयर टू हाइब्रिड फंड्स जिनमें रिस्क थोड़ा सा कम रहता है। सो इन्वेस्टर अपना रिस्क पैरामीटर के हिसाब से इसके साथ जज कर सकते हैं। चलिए मितुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और डिटेल में समझाने के लिए कि आपका ये डिविडेंड यील्ड फंड क्या करता है, किस तरह की आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है। इसी के साथ आज फायदेमंद फंड में मैं भी लूंगी आप सभी से इजाजत, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज पर, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।